जय हिंद दोस्तों। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो जय हिंद दोस्तों। जो भी बच्चे डिफेंस या जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस में जाने के इच्छुक हैं या जो बच्चे देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं बट उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, तो भाई एसएससी ने आप सभी बच्चों को एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका दिया है। और ये सुनहरा मौका यदि आपके हाथ से निकल गया दोस्तों तो लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में आप लोगों को पता है कि इलेक्शन होने वाला है। इसीलिए अभी भरपूर वैकेंसी आ रही है और इलेक्शन होने के बाद फिर ये वैकेंसी कुछ दिनों तक ठंडी पड़ जाएगी। इसलिए अभी भर्ती ले लो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल साइंस विद रोहित सर पर। और मैं आज आप लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कि क्या क्या इसके अंदर सिचुएशन रहने वाली है, क्या आपको अप्लाई करने का क्या डेट है, क्या इसका लास्ट डेट है और एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सबसे बड़ी बात कि इसमें वैकेंसी कितनी है। देखो दोस्तों, जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो हमारे सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से याद रख लेना कि आपका जो लास्ट में तैयार होता है पूरा का पूरा डाटा, उस डाटा में नंबर ऑफ हाई वैकेंसी के होने के कारण से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा कम आएगा मेरे बच्चों। तो चलिए भाई एक एक करके हम पूरे आज सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने वाली पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके लिए पूरी वीडियो में आप सभी बच्चे बने रहें। सबसे पहले हम जो बात करने वाले मेरे दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं कि ये डेट कब पब्लिश हुई थी, किसकी पब्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूं कि जो वैकेंसी एसएससी ने डाली थी, ये एसएससी ने अपनी वैकेंसी कब डाली थी और इसकी लास्ट डेट क्या है ये हम लोगों को पता करते हुए चलना है। इसका लास्ट डेट, अंतिम डेट क्या है, कब इसको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज शेयर करूंगा मेरे भाई। तो सबसे पहली बात यदि आप लोगों को मैं बता दूं तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसने वो 1 सितंबर को जारी किया था दोस्तों, 1/9/2023। और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो इसी का अंतिम महीने में है, 30/9/2023। और कब तक? रात के 11 बजे तक। यानी रात के 11 बजे तक आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, कोई भी एप्लीकेशन को फिलअप नहीं कर पाएंगे। यदि बात आती है कि फ़ी की पे करने की लास्ट डेट क्या है, तो फ़ी की पे करने की लास्ट डेट वो ये 30/9/2023 और करेक्शन डेट 3-4 अक्टूबर को होगा आपका। 3 या 4 अक्टूबर को यदि किसी ने कुछ गलतियां कर दी है, कई बार बच्चे भरते भरते कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को ठीक करने का आपको एक अवसर दिया जाएगा और वो 3 से 4 अक्टूबर को आपकी ये विंडो ओपन होगी और यदि कुछ गलतियां आपने की है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। इसकी एग्ज़ाम डेट जो टेंटेटिव डेट है दोस्तों, ये एग्जैक्ट कोई डेट मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इसकी टेंटेटिव डेट जो इसने बताई गई है वो 14 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, 14 नवंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 के बीच में जब भी एग्ज़ाम डेट अवेलेबल होगा उससे 1 वीक पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके एडमिट कार्ड के लिए कि आपका इस एरिया में आपका सेंटर पड़ने वाला है और आपका एडमिट कार्ड उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद जारी कर दिया जाएगा। बात यदि मैं करूं कि एप्लीकेशन फीस की किसको क्या क्या पेमेंट करनी है, तो जनरल कैटेगरी के जो हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो हैं या ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर वाले जो हैं, इन सभी के लिए 100 रुपये का दान देना पड़ेगा बच्चे। और एससी एसटी के लिए कोई भी रुपीज़ नहीं है, यानी 0 पेमेंट। और ऑल कैटेगरी फीमेल, बेटा फीमेल के लिए तो सुनहरा अवसर है, ठीक है, क्योंकि फीमेल को देश की सेवा करने का अब भारत का सरकार आप लोगों को मौका दे रहा है इतना, और यदि ये मौका आप लोगों ने अभी प्राप्त नहीं किया तो आगे आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा मेरे दोस्त। अगला करेक्शन चार्ज क्या है, यदि आपने कुछ गलतियां कर दी है और यदि आपको करेक्ट करना है तो उसका भी चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपये फर्स्ट टाइम करेक्शन चार्ज। पहली बार यदि कुछ करेक्शन करना है तो एक करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा और सेकंड टाइम आपका ये फीस 200 से बढ़ के 500 रुपीज़ हो जाएगा। पे द एग्जाम फी थ्रू द डेबिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप यूज़ करते हो उसके थ्रू आप अपनी इस फी को पे करते हो। बात दूसरी आती है दोस्तों इसके अंदर कि ये वैकेंसी कितनी है, मेल के लिए कितनी वैकेंसी है और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी मेल और फीमेल के लिए कांस्टेंट है कि इतने मेल को लेना है और इतने फीमेल को लेना है। अब देखो भाई यहाँ पर ध्यान से आप लोग कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल यदि बात करूं मैं तो 4547 आप लोगों का फॉर्म लोगों का एडमिट करना है, जिसके अंदर 5056 ये हमारे मेल आएंगे और 2491 ये हमारी फीमेल यानी ये मेरी महिलाएं हमारी बहनें आएंगी इसके अंदर। अब यदि दिल्ली पुलिस की बात करूं तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सॉरी नॉट ओनली मेल के लिए कुछ कंडीशन एप्लीकेबल है, बाकी तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले 10+2 दोनों होने चाहिए, यदि आप मेल हो यदि आप फीमेल हो, भाई और बहन हो तो दोनों का 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना कंपलसरी है। दूसरा, जो मेल कैटेगरी के पर्सन है उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी कि आपके पास लो मीन व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, देखो लिखा है मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ फीमेल नहीं दिया गया है। उसके बाद लिखा है मोर डिटेल्स विद बी रीड नोटिफिकेशन, इसकी नोटिफिकेशन में आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, पूरी की पूरी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि किसके लिए क्या क्या चीजें, क्योंकि उतना पूरा का पूरा सीट आप लोगों को समझाना इम्पॉसिबल है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी और पूरी लंबी वीडियो में कोई बना नहीं रहता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में चीजें आपको समझाने के लिए आया हूं। आगे बढ़ते हैं अगली बात कि भैया हमारा फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक मेल के लिए और एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। तो मेल की यदि मैं बात करूं और फीमेल की यदि मैं बात करूं तो हाइट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल का चेस्ट 81 होना चाहिए और 81 से 85 हो जाना चाहिए फुला के, क्योंकि कहते हैं ना 2 बार आपके चेस्ट का साइज सेव किया जाएगा, एक तो नॉर्मल और एक बार उसके अंदर एयर को फील करके हवा को भर करके देखा जाएगा, तो आपका 81 से 85 होना चाहिए। फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ये सी कोई कंडीशन नहीं है। रेस की बात करें, यदि मैं दौड़ की बात करूं तो रेस अप टू 30 इयर्स 30 साल तक के बच्चों के लिए याद रख लेना 1600 मीटर इन 6 मिनट। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है और यही 1600 मीटर की दौड़ फीमेल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया गया 2 मिनट का, 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। सेकंड आपका फिजिकल में जंप कराया जाएगा और मेल के लिए जंप 14 फीट का होगा जबकि फीमेल के लिए जंप 10 फीट का होगा। और हाई जंप की बात करें, तो लॉन्ग जंप था, हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 3 फीट 9 इंच होगा और फीमेल के लिए 3 फीट होगा। अरे भाई 3 फीट तो बड़ी आसानी है, ज़्यादा दूर थोड़ी ना है 3 फीट को जंप करना, वो तो यूं ही मार लेते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी के लिए। अगली कैटेगरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो यही आपका, ये आपकी एजुकेशन को प्रीफर करती है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी बच्चे 12th पास हैं, जितने भी बच्चे 12th पास हैं, किसी भी आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होने चाहिए आप। दूसरी बात कि टोटल आप लोगों का यहाँ टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स का, टोटल कितने 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होने वाला है दोस्तों। इस 100 मार्क्स के पेपर में आप लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो पार्ट आने वाला है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ ऑल रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। रीजनिंग से रिलेटेड आपके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो 50 मार्क्स आपके किसके हो गए, जनरल अवेयरनेस से, जनरल नॉलेज से, और 25 मार्क्स आपके रीजनिंग के हो गए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये केवल आपके ब्रेन का टेस्ट होता है जिसमें केवल 15 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे और 15 मार्क्स आप लोगों को उसके मिलेंगे। और कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www वेब, जो वेबसाइट ब्राउजर को जो रन करने की प्रोसेस होती है
उससे रिलेटेड आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स का आप लोगों को मिलेगा। टोटल यदि मैं इन सभी को इंक्लूड कर दूं तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 50, 25, 75 और 25 कितने हो गए, 100। लेकिन इन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है। आप लोगों को एक बात पता है कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेंड करते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट और 1.5 मिनट भी ले लेते हैं। तो वो आपको टाइम को मैनेजमेंट करके चलना है कि किस क्वेश्चन को, किस पार्ट को मुझे कितना ज्यादा समय देना है और किस पार्ट को मुझे कितना कम समय देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए प्रैक्टिस तो आपको जी तोड़ के करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ हमारा क्राइटेरिया तो सिलेबस का होना चाहिए ना, कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। यदि भाई मुझे मैथ में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, जनरल एबिलिटी में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देता हूं, आप लोगों का जो सिलेबस है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड का है। कितना स्टैंडर्ड का है बच्चे, 10th स्टैंडर्ड का है। 10वीं स्टैंडर्ड का आप लोगों का सिलेबस है, यानी आप लोगों का पूरा बेसिक सिलेबस है। और इस बेसिक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बेसिक नॉलेज का होना कंपलसरी है। और इस बेसिक नॉलेज को कंप्लीट करने के लिए 8वीं 9वीं 10वीं इन तीनों 8वीं 9वीं 10वीं के जितने भी सब्जेक्ट हो, खास तौर पर जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए 8वीं 9वीं 10वीं की तीनों किताब को पढ़ डालो भाई। 8वीं 9वीं 10वीं की जो भी जनरल नॉलेज की किताब है उसको पढ़ डालो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब मैं सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं आपके सामने कि क्या क्राइटेरिया दिया गया सिलेबस के लिए। यदि मैं बात करूं कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करता हूं, तो करंट अफेयर्स में और जनरल नॉलेज में क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट ऑफ विल बी द एम्ड एट द टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, यानी जो आपके आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी में जनरल अवेयरनेस बन रही है, उस जनरल अवेयरनेस को एज अ करंट अफेयर्स के रूप में आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि अभी के समय में करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों, इसलिए करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दें। आप कोई ऐसी साइट पकड़ लें जहां पर रोज डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाई जाती हो और कम से कम 1 घंटा आपको डेली करंट अफेयर्स को देना है। दूसरा, क्वेश्चन विल बी द आल्सो डिजाइन एट द टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स and such of the matters of the everyday observation and the experience in there the scientific aspects may be the aspects of the educated person, यानी एक एजुकेटेड पर्सन के लिए जो भी साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उन सबकी इंफॉर्मेशन आपको रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट वो केवल गो थ्रू होना है, आपको केवल थोड़ी सी नॉलेज आपको चाहिए, उसकी ज़्यादा डिटेल में नॉलेज आपको नहीं चाहिए। जिसमें सबसे पहले आप लोगों को बात आता है बेटा कि हमारे नेबरिंग कंट्री से, यानी इंडिया के बारे में, और इंडिया से जो नेबर कंट्री है उसके अंदर क्या घटना घट रही है, क्या चल रहा है, उन चीज़ों की जानकारी रखना है। आपको कुछ स्पोर्ट्स की जानकारी रखना है, आपको कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जनरल पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च क्या चल रहा है, नया नया रिसर्च, नया ड्रोन कौन सा बना है। अभी चाइना ने जो नया ड्रोन बनाया है वो आप लोगों को पढ़ा होगा, सनफ्लावर ड्रोन के नाम से उसे बताया गया, जो सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता आ रहा है। और ये एक प्रकार का सुसाइडल ड्रोन है जो खुद तो मरेगा लेकिन सामने जिसके ऊपर जाकर के गिरे उसका तो निस्तो नाबूद कर देगा। These question will be the based on do not require a special study of any discipline। देखो ध्यान से कहता है कि इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट पर स्पेशलिटी नहीं चाहिए आपको, इन सभी के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए आप लोगों को, और वो बेसिक नॉलेज होगी तभी आप इसको कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज कंप्लीट नहीं कर पाओगे। दूसरी, यदि मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न tested through the question principle of the non-verbal reasoning आएगी। the component में include the question of the analogy reasoning आएगी, आप लोगों की similarity difference आएगा, special visualization आएगा, special orientation आएगा, visual memory power के ऊपर डिपेंड होंगे क्वेश्चन, discriminants होंगे, observation होंगे, relationship होंगे, concept होंगे, arithmetic reasoning and figure the classification, फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, नॉन वर्बल सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, यानी ये सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। तो इस मैथमेटिक्स में ज्यादा आप लोगों का सिलेबस है नहीं, ये कॉमन मैथमेटिक्स है आप लोगों का। यदि हल्की सी मैथमेटिक्स आप लोगों को आती है तो आप आसानी से सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। दिस पार्ट विल बी द इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है, कैलकुलेशन जिसके अंदर होती है, और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को इसमें अंदर प्राइमरी नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है,
ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स एंड द फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशन कुछ पढ़ना है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में परसेंटेज आ जाएगा आपका, रेशियो आ जाएगा आपका, प्रोपोर्शन आ जाएगा आपका, एवरेज औसत आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, एक मेंसुरेशन आ जाएगा जो मेंसुरेशन एडवांस का पार्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम एंड वर्क आ जाएगा। इट इज बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद बात आती है दोस्तों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कंप्यूटर यदि जनरल सी हल्की सी नॉलेज आप लोगों को कंप्यूटर का है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाओगे। कंप्यूटर में केवल फंडामेंटल क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www यानी जितने भी हमारी वेबसाइट हैं, जिस एक तो सबसे पहले आप सभी वेबसाइट की फुल फॉर्म याद रखना। www की फुल फॉर्म क्या होती है, लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेन की फुल फॉर्म क्या होती है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, इन वेबसाइट के ब्लॉग्स क्या होते हैं, इन वेबसाइट का कहाँ यूज किया जाता है, सर्च इंजन किसे कहते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ई बैंकिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, ये सारी डिटेल आप लोगों को समझनी पड़ेगी। MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, इन सभी चीजों की पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। एक लास्ट का वर्ड मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्तों आपके पास, द क्वेश्चन पेपर सेल विद द मैट्रिकुलेशन लेवल। ये ध्यान से देख लो, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 10th लेवल का होने वाला है, मैट्रिकुलेशन लेवल का होने वाला है। इसलिए ज्यादा आप याद रखना, ज्यादा आप लोगों की बातों पर ना जाएं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। जो क्राइटेरिया दिया है एसएससी ने अपनी साइट पर, केवल आपको उसी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। उसी क्राइटेरिया के अंदर आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा साइंस के स्पेशल क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके मैथमेटिक्स में या कुछ क्वेश्चन में आपके अलग टॉपिक से भी बताऊंगा। बट मेन ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस कराऊंगा, मैं जनरल अवेयरनेस आप लोगों को कराऊंगा और पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। पूरे 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट पूरे ठीक हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं बार बार लास्ट में भी एक ही बात बोलूंगा, देश की सेवा करने का मौका मिला है आप लोगों को, तो आप इस मौके को ना गंवाएं और अपनी पूरी मेहनत झकझोर दें इसके अंदर। अपने आप को 6 महीने के लिए कमरे के अंदर बंद कर लें और जब उस 6 महीने के बाद आप पेपर दे करके निकलोगे तब आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। नमस्कार।